उसका खूबसूरत सफ़ेद गोरा चेहरा, उसके नैन नक्श बेहद ही खूबसूरत था। वह अभी 28 साल का ही था। चेहरे से एकदम मासूमियत टपकती थी, इनोसेंट, ऐसा कि सामने खड़ा कोई भी इंसान उसका दीवाना हो जाए। और देव ठाकुर, ठाकुर इंडस्ट्री का इकलौता मालिक और गौरव ठाकुर साहब की इकलौती औलाद, कल्पना जी तो अपने इस बेटे पर पूरी तरह से फिदा ही हो जाती थी। उसने सवालिया निगाहों से अपनी माँ को देखा, फिर सामने खड़े लड़की को, और बोला, यहाँ क्या हो रहा है मॉम? बहुत ही सीरियसली पूछने लगा। उसका सवाल समझते हुए उसकी माँ कल्पना जी बड़ी ही सादगी से सफाई देते हुए कहने लगी, वह तनु यहाँ रहेगी। अच्छा है, इसकी निगरानी में मेरे सारे नौकर अच्छे से काम भी करेंगे। वैसे क्या प्रॉब्लम है, तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो। जगदीश भाई साहब की प्रॉब्लम तुमसे तो कोई छुपी नहीं है। दिन रात तो ऑफिस में ही लगे रहते हैं, फिर तनु अकेले घर पर, उस पर हरेक की नज़र दौड़ रही है। इसीलिए वह सोचे कि इस मेंशन से सेफ जगह तनु के लिए कोई हो ही नहीं सकता। यह सुनते ही देव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तेजी से चेहरा उठा कर के तनु को देखा, जो जमीन की तरफ देख रही थी। उसे अपनी माँ का यह फैसला पसंद नहीं आया। अगर आप इसे यहीं रखना चाहती हैं तो कोई और काम नहीं है क्या? नौकरों की हेड बना दिया है क्यों? उसके शब्दों में कुछ गुस्सा और नाराजगी भी थी। अचानक ही कल्पना जी के साथ इस बार तनु ने भी चेहरा ऊपर उठा कर के देखा। वह दोनों ही समझ ना सकी, आखिर देव को बुरा क्यों लग रहा है, क्या हो गया है जो ये इस तरह से बातें कहेगा। तो कल्पना जी बोली, देखने वाले क्या सोचेंगे, हमने इस तरह जवान लड़की को अपने घर में क्यों रखा हुआ है। आखिर लोगों को भी तो कोई सफाई देनी पड़ती है ना। तुम जाओ तनु और देखो जरा किचन में खाना बना या नहीं। तनु ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से किचन की तरफ जाने लगी। कल्पना जी उसे थोड़ी सख्ती से वहाँ से भेज दी तो देव की आंखों में गुस्से की लहर और तेज हो गई। फिर कल्पना जी देव की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। वहीं देव बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी भूख मर गई है। वह गुस्से से यह कहते हुए अपने कमरे में चला गया और कल्पना जी को समझ न आया कि आखिर उनके बेटे के गुस्से का कारण क्या है। वह भी सिर झटकते हुए उठी और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। वह गुस्से से कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसके बॉडी में गुस्से से खून दौड़ने लगा था। पूरी ताकत से उसने अपनी टाई के नॉट को खींचा और उतार कर फेंक दिया। उसी ताकत से कोट भी उतार कर फेंका। बार बार आंखों के सामने तनु का चेहरा आए जा रहा था। इस चेहरे के साथ कुछ नरम नरम दिलों को गुदगुदाने वाले पल भी आ रहे थे। दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हुआ और फिर उन खूबसूरत पलों के साथ कुछ कड़वी यादें भी जुड़ी हुई थी, जिन्हें वह चाह कर भी याद नहीं करना चाहता था। किसी के आंसू, किसी की सिसकियाँ, वे उन पलों से जुड़ी हुई थी। उसे गिल्ट का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से ही सर झटक करके उन यादों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इतनी देर वह गुस्से से अपना माथा मसलते हुए कमरे में चक्कर लगाने लगा। जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह कमरे से बाहर निकला। उसके मसल्स उसकी सफ़ेद शर्ट के साथ चिपके हुए थे। वाइट शर्ट और ब्लैक जींस पहने वह किचन में दाखिल हुआ तो तनु एक साइड खड़ी होकर के सब्जी बना रही थी। उसे इस तरह काम करते हुए देख करके तो देव ठाकुर की रगों में खून दौड़ने लगा। वह तेज हुआ और फिर किचन में दूसरी तरफ कोई भी नौकरानी नहीं थी। शायद वह किसी काम से बाहर गई थी या फिर कुछ और। वह गुस्से में तिलमिलाते हुए उसके पास पहुंचा। तनु अपने ध्यान में काम कर रही थी। तभी अचानक से देव की कड़क आवाज़ उसके कानों में गई। वह बोला, यह क्या कर रही हो तुम? वह इतनी जोर से दहाड़ा कि तनु के हाथ कांप गए। चाकू उसके हाथ को काटते काटते बचा। उसने परेशानी और हैरानी से सर उठाकर ऊपर देखी तो
देव उसे गुस्से से घूर रहा था और बोला, क्या कर रही हो? मैंने पूछा ना तुमसे। तनु हकलाते हुए बोली, वह मैं तो काम कर रही हूँ। वह मुश्किल से ही बोली थी। देव का दिल चाहा कि इस लड़की के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारे। बोला, तुम कोई नौकरानी हो जो यह काम कर रही हो? एक बार फिर से वह गुस्से से चिल्ला उठा था। उसकी यह बात सुनते ही न चाहते हुए भी तनु के होठों पर एक मुस्कान फैल गई। उसने भींगी हुई पलकें उठा कर के देव को देखी और बोली, मैं यहाँ एक नौकरानी ही तो हूँ और इस हैसियत से यहाँ काम कर रही हूँ सर, तो बेहतर है कि मुझे काम करने दिया जाए। वह खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मगर उसका सर कहना जैसे देव के पूरे वजूद में आग लगा चुका था। उसने आगे बढ़कर एक ही झटके से तनु का हाथ पकड़ लिया। तनु के चेहरे पर तकलीफ के भाव उभर आए। दूसरे ही पल उसने दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ते हुए चाकू को वहीं शेल्फ पर पटक दिया और वह एकदम उसके करीब होते हुए तनु की आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, ना ही तुम इस घर की नौकरानी हो और ना ही मैं तुम्हें आइंदा इस तरह से कोई भी काम करते हुए देखूंगा। अगर मैं तुम्हें आज के बाद घर में नौकरों की तरह काम करते देख लिया तो वह दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। गुस्से से उसके मुंह पर गरजते हुए वह एक झटके से उसके हाथों को छोड़कर किचन से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के बाद तनु ने बेबसी से अपना हाथ मसला और फिर अफसोस भरी खाली नजरों से किचन पर डाली। दोबारा चाकू उठाकर सब्जी काटने लगी। उसे जैसे देव की धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था और ऊपर देव कमरे में चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहा था और अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्सा था कि हर पल उसका बढ़ता ही जा रहा था। तनु और देव दोनों ही यूनिवर्सिटी लाइफ में एक साथ पढ़ते थे। तब से वह बहुत दोनों अच्छे दोस्त थे। तनु भी एक वक्त में देव की तरह ही बहुत ही अमीर हुआ करती थी, मगर 5 साल पहले एक हादसे में उसके माँ बाबा का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से माँ तो चल बसी लेकिन पापा उसके अपाहिज हो गए। उसके बाद सारा खानदान और सारे रिश्तेदार उन लोगों के खिलाफ हो गए। रिश्तेदार ने तनु के पापा जगदीश जी की सारी दौलत हड़प ली। इस तरह उन लोगों को अपना ही घर छोड़ना पड़ा। जगदीश जी अपनी बेटी तनु को, जो सिर्फ 18 साल की थी, वह अपने साथ लिए और छोटे से मोहल्ले में एक किराए के घर में रहने लगे थे। तनु ने जब अपने हालात का जिक्र देव से किया तो देव ने उसे अपने ही कंपनी में उसके पापा को नौकरी की सलाह दे दी और अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जगदीश जी बड़े ही खुश हुए थे। मुश्किल वक्त में उन लोगों ने साथ निभाया था। गौरव ठाकुर भी बड़े ही अच्छे ख्यालात के थे। इस तरह वह देव की कंपनी में उसके पापा काम करने लगे, मगर कुछ दिनों से वह तनु की हिफाजत को लेकर के बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि मोहल्ले का एक गुंडा तनु की खूबसूरती के पीछे दीवाना हुआ पड़ा था, क्योंकि उसकी गंदी नज़रें तनु की खूबसूरती पर टिक गई थी। तनु के हुस्न ने उसे पागल कर दिया था। इसीलिए जगदीश जी यही चाहते थे कि तनु की शादी जल्द से जल्द किसी अच्छे से घराने में करवा देनी चाहिए। लेकिन जगदीश जी इतने भी गैरत मरी नहीं थी उनकी। वह अपनी बेटी की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते थे। वह कभी भी अपनी बेटी की शादी ऐसे गुंडे मवाली से नहीं करवाएंगे। लोग उनसे कहते थे, मगर लोगों की बातों को वह अनसुना करके अपने मन की ही सुनते थे। वह कहते थे कि जिस औरत की इज्जत करना ही नहीं जानता है, वह क्या ही मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। कल्याणी जी देव और तनु दोनों दोस्त हैं, यह उनको पता था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि तनु को हमेशा के लिए ठाकुर की हवेली में कल्याणी जी के निगरानी में छोड़ दिया जाए। जगदीश जी का फैसला सुनकर के गौरव जी भी बोले, ठीक है, यह तो बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि यह भी हमारी बच्ची है। आखिर देव और तनु दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, दोनों दोस्त हैं।
इस घर के सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई तनु पर हमला करने, अगवा करने या किसी भी तरह की तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन वहीं देव ठाकुर के घर रहने की बात सुनकर तनु के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। कुछ ऐसी यादें उसके दिमाग में जिंदा हुई जिसे उसे झकझोर करके रख दिया था। वह मना करना चाहती थी अपने पापा को, वह बेबसी की हालत में देख करके खामोश हो गई, क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस वक्त अपने पापा की बात मानते हुए यहाँ आ गई। वह जानती थी कि उसके पापा परेशान हैं। वह अपने पापा को और परेशान नहीं करना चाहती थी, ना ही उन्हें कोई तकलीफ़ देना चाहती थी। उसकी माँ की मौत के बाद उसके पापा ने ही उसकी हिफाजत की थी। 21 साल की तनु खूबसूरती की मिसाल थी। कहीं से भी देखने पर वह 21 साल की नहीं लगती थी, बल्कि एक छुई मुई नाजुक सी 15-16 साल की खूबसूरत सी गुड़िया लगती थी। इतनी खूबसूरत कि कोई भी देख करके पागल हो सकता था। अगला दिन सुबह हुआ तो देव ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ तो एक बार फिर उसके चेहरे के हाव भाव खराब हो गए थे। वह नौकरों के सर पर कड़ी सफाई करने के बारे में समझा रही थी और दूसरी तरफ साथ साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता भी सेट कर रही थी। न जाने क्यों, लेकिन देव को उसका इस तरह का काम करना फिर से गुस्सा दिला रहा था। एक वक्त था जब वह खुद भी इसी तरह से बहुत बड़े महल में रहती थी। दर्जनों नौकरों उसके आगे पीछे घूमते थे और तब तनु एक गिलास का पानी भी उठाकर खुद से नहीं पीती थी। लेकिन अब हालात ऐसे बिगड़े कि वह नाजुक सी लड़की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हुए घूम रही थी। वहाँ पर शहजादियों के जैसे जिंदगी गुजारने वाली आज नौकरों की तरह काम कर रही थी, लेकिन चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा या परेशानी का सिकन नहीं था। वह एक टक उसे ही देखे जा रहा था। उसकी नज़रों को कल्पना जी की आवाज़ ने तोड़ा। वह बोली, अरे बेटा, तुम आ गए, चलो आओ नाश्ता कर लो। और अपने कमरे से निकलते हुए वह भी हॉल में आई हुई थी। देव भी झिझकते हुए आगे बढ़ा। उसने एक नज़र नाश्ते के सामान पर डाली, फिर हाथ खींचते हुए अपने गुस्से को काबू किया और बोला, आप ही करिए यह नाश्ता, मुझे नहीं करना है। और गुस्से से कहते हुए वह अपना मुट्ठी खींचते हुए जल्दी से हॉल से बाहर निकल गया। और कल्पना जी उसके कल रात के इस रवैये की वजह से परेशान हो गई थी और बोली, न जाने क्यों क्या हो गया है इसे। तनु के चेहरे उठे। एक नज़र हॉल के दरवाजे पर डाली जहाँ से वह अभी अभी बाहर गया था, मगर बाहर निकलने से पहले वह अपने वजूद पर तनु की नज़रें महसूस कर गया था। सर झटकते हुए गाड़ी में बैठा और गाड़ी को ऑफिस की तरफ मोड़ दिया और खुद में ही बड़बड़ाने लगा, अब यह लड़की मेरी सारी बर्दाश्त की हदें आजमा रही है। यह जानती नहीं है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। गुस्से से स्टीयरिंग व्हील्स पर पकड़ मजबूत करते हुए गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। गुस्सा इतना था कि उसकी रगों से बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा था। वह जानती भी थी उसका गुस्सा कैसा है, लेकिन फिर भी वह जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। देव अब उस लड़की को सबक सिखाने का इरादा रखता था, क्योंकि उसने उसे मना किया था यह सब काम करने के लिए, फिर भी वह मानी नहीं थी। तो अब देव को टेढ़ा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। वह अपने गुस्से को काबू किया और ऑफिस में दाखिल हुआ। वही जगदीश जी रूटीन के अनुसार उसके आने से पहले ही ऑफिस में मौजूद थे और अपने डेस्क पर बैठे काम कर रहे थे। एक बार के लिए तो देव को जगदीश जी पर भी गुस्सा आया। जगदीश जी को कल्पना जी से पहले एक बार देव से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। हो सकता था देव और इस बात का कोई और पक्का इंतजाम निकालता। उसके जैसे इंसान का ही तो वह अच्छा इंतजाम करता था, जिसकी आजकल नीयत तनु पर खराब हुई थी। मगर वह भी जगदीश जी थे, जानते थे देव का गुस्सा किस कदर खतरनाक है। इसीलिए उन्हें देव के गुस्से को देखते हुए इस मामले को
बहुत ही नाजुकता से संभालने की कोशिश की थी, मगर कौन जानता था कि मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। पहले तो उसका दिल किया कि जगदीश जी को जाकर के खूब अच्छे से सुनाए, मगर जैसे ही वह अपने चेयर से उठने की कोशिश किया, उसके पापा गौरव जी उसके कैबिन में आए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गौरव जी को देख कर के देव गुस्से भरी नज़रों से बोला, अभी बात करना ज़रूरी है क्या? गौरव जी बोले, जी हाँ ज़रूरी है, तुम्हारी शादी की बात। देव झिझकते हुए बोला, मुझे पता था कि आप फिजूल के ही बात करने आए हैं, मुझे यह सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी जगदीश जी भी वहाँ एक फ़ाइल लेकर आ गए और बोले, देव साहब मुझे इस फाइल में आपके सिग्नेचर चाहिए और एक बार एक नज़र आप इस फाइल को देख लीजिए। जगदीश जी को देख कर के देव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, पापा आप शादी की बात करने आए थे तो ठीक है, शादी मैं करूँगा, लेकिन अपनी मर्जी से। यह सुनकर के गौरव जी हैरान हो गए और बोले, लड़की कहाँ है? तुम तो आज तक किसी भी लड़की से बात तक नहीं किए सिवाय एक लड़की के। जी पापा, आप सही सुन रहे हैं, मैं तनु से ही शादी करने की बात सोच रहा हूँ। मैं शादी कर लूँगा और यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों दोस्त भी हैं और यूनिवर्सिटी के अच्छे जान पहचान भी है। वह अच्छी लड़की है। वहीं गौरव जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, हम रिश्ते की आगे बात करते हैं। जगदीश जी भी यही हैं, तो क्या ख्याल है आपका? जगदीश जी इस वक्त हैरान थे और देव को देख रहे थे। उन्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश होए या फिर रोएं। जगदीश जी हाथ जोड़े हुए देव के सामने कहने लगे, हम तो उस काबिल भी नहीं रहे। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अभी वह आगे कुछ बोलते कि देव बोला, लेकिन जो आपने यह सब किया वो बहुत गलत बात है। इतना कहते हुए वह घर के लिए निकल गया और अभी भी देखा कि तनु सर्वेंट के साथ में ही लगी पड़ी है। यह देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह उसका हाथ झटकते हुए वहां से उसे उठाया और बोला, तुम यह नहीं करोगी, मैं तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानोगी। कल्पना जी भी वहीं थी, कहने लगी, यह क्या तरीका है देव, मानती हूँ कि तनु तुम्हारी दोस्त है, लेकिन फिर भी इस तरह से तुम बात करोगे तनु से? और उसका हाथ छोड़ो। देव तनु के हाथों को कस के पकड़े हुए बोला, मैं इसके हाथों को जिंदगी भर के लिए पकड़ा हूँ, छोड़ने के लिए नहीं, और मैं तनु से शादी करने जा रहा हूँ। यह सुनना था कि कल्पना जी की तो आंखें बाहर आने को हो गई। वह लाल आंखों से देव को देखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक नौकरानी जैसी लड़की से शादी करने की बात करो। देव अपनी माँ से ज़्यादा खुश रहता नहीं था, मगर कल्पना जी अपने तरह से पूरी कोशिश करती थी कि उसे खुश रखने के लिए, लेकिन वह हर बार नाकाम हो जाती थी। वह बोला, आप जो सोच रही हैं वह मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगा, और मैं तनु से शादी करने की बातें पापा और जगदीश अंकल से भी कर चुका हूँ। उन दोनों को यह रिश्ता मंजूर है और मेरा यह फैसला, मैं एक बार जो ले लेता हूँ उसको बदलना नामुमकिन होता है। आप यह बात अच्छे तरह से जानती हैं। इतना कहते हुए वह तनु को साथ लिए अपने कमरे में जाने लगा। तभी कल्पना जी चिल्लाते हुए बोली, यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो देव, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो इस लड़की से शादी करके। यह लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है। देव सीढ़ियों से जाते हुए रुका और फिर कल्पना जी की तरफ बिना देखे बोला, कौन इस खानदान के लायक है और कौन नहीं, मुझे अच्छे से पता है। आपको क्या हासिल हो रहा है तनु को नौकरों के साथ में काम करवाने का, मुझे भी अच्छे से पता है, लेकिन आपका यह मकसद कभी कामयाब नहीं होगा, मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहते ही वह चला गया। वहीं कमरे में तनु का हाथ छोड़ा और बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो? तनु उससे दूर हुई और कहने लगी, जब आपने समझना छोड़ दिया तो मुझे समझना भी नहीं है और कुछ सुनना भी नहीं है, और कोई अपने माँ से ऐसे कैसे बात कर सकता है?
मुझे अंदाजा नहीं था। अभी वह आगे कुछ बोलती कि देव के लिप्स तनु के लिप्स पर थे और वह उसे किस किए जा रहा था। तनु बहुत परेशान हो रही थी और उसको झटके देते हुए दूर की और बोली, तुम कभी सुधर नहीं सकते हो ना, ना कॉलेज के टाइम में और ना ही अब। अपनी हरकतें बंद करो। इसी की वजह से उस कॉलेज में आगे वही देव रोका और बोला, छोड़ो ना यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी, तो मैं कभी नहीं पानी में धकेलता। मैं मरते हुए बची और मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं तनु, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। अब से तुम मेरी बीबी हो और कल ही हमारी शादी होगी। इतना कहते हुए तनु को अपने सीने से लगा लिया। तनु सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सब कुछ हो जाएगा। भले ही वह देव को पसंद करती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि देव की माँ को नाराज करके यह रिश्ता जोड़े। और देव भी तनु के दिल के बातों को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता। वह अपनी माँ को अच्छे से जानता था कि वह कभी बदलने वाली नहीं थी। बस देव के सामने अच्छा बनने का नाटक करना था। अगले ही दिन शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। तनु को पार्लर वाले ने उसे बहुत ही मेहनत तरीके से तैयार किया था। उसकी गोरी रंगत पर गहरा मेकअप अच्छा लग रहा था और काले तिल ने तो कमाल कर दिया था। देखने वाली आंखें उसकी तारीफें कर रही थी, सिवाय कल्पना जी के। वह सिर्फ और सिर्फ अपने पति गौरव ठाकुर के लिए चुप थी। वह नहीं चाहती थी कि गौरव ठाकुर उस पर गुस्सा करे, वरना वह तो एकदम से घर सर पर उठा लेने वाली हसरत भरी अंदाज से जहर फैलाई हुई अपनी बॉडी में घूम रही थी और फेस पर नकली स्माइल लिए सबको दिखा रही थी। मगर घर वाले तो उनकी रग रग से वाकिफ़ थे, खास करके देव। फिर भी वह सब कुछ इग्नोर किया और तनु से शादी बड़े ही खुशदिली के साथ में किया। तनु आज शादी के जोड़े में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और कुछ देर में देव और तनु की शादी हो गई। तनु को देव के कमरे में पहुंचा दिया गया। देव जैसे ही अपने कमरे में दरवाजे के पास गया, तभी कल्पना जी के चिल्लाने की आवाज़ उसे सुनाई दिया। वह तनु से बोल रही थी, तुम अपने आप को समझती क्या हो? नौकर से सीधे घर की मालकिन बन बैठी हो। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरे और मेरे देव के बीच में आने की कोशिश भी मत करो। मैं अपने देव की शादी में अपने पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी। देव को छोड़ करके यहाँ से चली जाओ, उससे दूर। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मैं तुम्हारे उस गरीब बाप को जान से मरवा दूंगी। यह सुनकर के तनु डर से कांप उठी थी, लेकिन वह कल्पना जी के एक भी बातों का जवाब नहीं दी। डरी सहमी वह बस दीवार से लगी रही। इतने सब कुछ बोलकर वह वहाँ से चली गई। देव वही बगल में बालकनी के साइड छुप गया था, जैसे कि उसे इन सारी बातों को खबर तक नहीं। तनु से देव बेइंतहा मोहब्बत करता था। इस वजह से वह नहीं चाहता था कि तनु या फिर उसके पापा को कोई एक खरोच भी लगे। वह एक फ़ोन किया और उसके बाद अपने कमरे में आया। वह तनु को डर के हालत में देखकर उसके करीब गया और उसके हाथों को पकड़ के कहने लगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इस घर में अब रहेंगे ही नहीं। चलो यहाँ से। और वह अपना बैग पैक करने लगा। वैसे तनु का तो कुछ खास यहाँ था नहीं। वह तो बस एक छोटा सा सूटकेस लेकर आई थी, जिसमें उसमें गिने चुने ही कपड़े थे। मगर वह अपनी सवालिया नज़रों से देव की तरफ देखी और कहने लगी, मगर कहाँ? देव कहने लगा, जहाँ मैं कहूँ वहाँ। और क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तनु बोली, ऐसी बात नहीं है। देव कहने लगा, तो फिर कैसी बात है? तनु बोली, वह पापा। तभी तनु के बोलने से पहले देव बोला, तुम पापा की चिंता मत करो, मैं इंतजाम उनका कर चुका हूँ और हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। यह कहते हुए वह अपना सामान उठाया और तनु का हाथ पकड़ा और जैसे तनु दुल्हन के जोड़े में थी, उसे उसी तरह लेकर जाने लगा। नीचे हॉल में एक सर्वेंट थी। कहने लगी, छोटे मालिक आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं उसकी आवाज़ को सुनकर के गौरव अपने स्टडी रूम में थे। वह बाहर निकलकर देखने लगे, देव बैग के साथ और तनु का हाथ पकड़े हुए।
यह देख करके गौरव जी बोले, यह सब क्या हो रहा है? देव गुस्से भरे लहजे में बोला, अच्छा होगा कि आप अपनी पत्नी से जाकर के यह बात पूछें। मैं अब एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, वहाँ मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ा था कि कल्पना जी भी गुस्से में फूट पड़ी और बोली, नहीं रहना है तो मत रहो, मुझे भी इस बेवकूफ़ लड़की के साथ इस घर में नहीं रहना है। तुम इस लड़की को छोड़ दो, जाहिल गवार है। उसके बाद तुम इस घर में रह सकते हो, वरना तुमको भी जाना है तो जा सकते हो। मुझे अच्छे से पता है इस गरीब दिखने वाली लालची लड़की है, यह दौलत के लिए तुम्हारे साथ आई है, क्योंकि यह बचपन से ही दौलत ऐसो आराम के साथ रही है, और अगर यह गरीबी में रहेगी तो मर जाएगी। इसी वजह से तो मैं इसे नौकरों के साथ में रखी हुई थी, ताकि इसकी औकात पता चले और यह यहाँ से चली जाए। लेकिन नहीं, मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ, और देखो आज मेरे बेटे को भी मुझसे अलग कर दी। यह लड़की मनहूस है। और इतना कहकर तनु के पास आकर के उसे जैसे ही थप्पड़ लगाने वाली होती हैं, देव कल्पना जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, खबरदार माँ, अगर आपने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया तो यह मेरी पत्नी है, उसकी बेइज्जती मतलब कि मेरी बेइज्जती। और इतना कहते हुए वह आगे बढ़ गया और बोला, ठीक है, आज के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी पत्नी दौलत के लिए है मेरे पीछे, मैं इन सारी दौलतों को ठोकर मारता हूँ, और मैं एक पैसा भी आपसे मुझे नहीं चाहिए, तभी मेरी तनु मेरे साथ ही रहेगी। क्या कहती है तनु? क्या कहती हो तनु? तनु यह सब सुनकर के देव का हाथ जोर से पकड़ ली और बोली, भले ही हमारे पास एक भी पैसा ना हो, लेकिन मैं तनु, देव ठाकुर की पत्नी, हमेशा साथ रहूंगी। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और दोनों उस घर को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। गौरव ठाकुर अपने बेटे को घर से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहते थे, और आज वह वही हुआ, सिर्फ और सिर्फ कल्पना जी की वजह से। वह तेज कदमों के साथ कल्पना जी के पास आए और एक थप्पड़ गालों पर जड़ दिए और बोले, तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता बेटा, जिसे मैं अपने नाजों से पाला था, अपने हाथों से मेरे बुढ़ापे का काम आएगा, और उसी की बदौलत ही कि आज हमारी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। क्या तुम अब इस तरह तरक्की को और तरक्की पर पहुंचा पाओगी? नहीं ना। क्या तुम इस बिजनेस के बारे में जानती हो? नहीं ना। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना मनमानियाँ करना होता है, तो जियो अपनी ज़िंदगी अपनी जिद पर। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। और इतना कहते हुए वह अपने स्टडी रूम में चले गए। वही कल्पना जी, अब समझ आया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह लड़की तो सच में देव से प्यार करती है, यानी कि देव के लिए सही है। मतलब क्या, मुझे ही उस लड़की को पहचानने में गलती हो गई। वह कहीं फ़ोन करने लगी, मगर फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी एक बार फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं लगा, और वह खुद में बोली, ओ शिट, मैं तो वह जगदीश को मारने के लिए गुंडे भेजी थी। पता नहीं वह लोग उसे मार दिए, या फिर अगर मार दिए तो देव मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इतना कहते हुए वह बार बार फ़ोन लगाई जा रही थी, लेकिन फ़ोन था कि लगने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर बारिश भी हो रही थी। देव ने 2 टिकट अमेरिका का लिया और वह सीधे तनु के साथ अमेरिका चला गया। 2 महीना गुजर गया। वह ना अपने घर फ़ोन करता और ना ही किसी का हाल चाल पूछने की कोशिश करता। वहीं तनु अमेरिका में जाकर बहुत कुछ सीख चुकी थी। वह जो भी नहीं जानती थी वह भी सीखने की कोशिश करती कि आगे से कोई उसे नौकर या अनपढ़ जाहिल गवार ना बोले, या फिर दौलत के पीछे भागने वाली ना बोले। वह अपने दम पर सब कुछ हासिल करना चाहती थी। वह देव से हर वक्त कुछ न कुछ सीखती रहती थी, और देव उसे सब कुछ सिखाए जा रहा था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि पिछली ज़िंदगी में तनु को बहुत कुछ सिखाया है, जिस वजह से वह अपनी तनु, अपनी बीवी को वह भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था, और उसे भी खुशी मिलती थी। अगर तनु लापरवाही से वह काम नहीं कर पाती तो देव उसे ज़बरदस्ती वह काम करवाता था। वह कहता था, तनु तुम्हें मुझसे भी ऊपर तक जाना है,
छोटे से बिजनेस तो उन्होंने शुरू किया था, एक डिजाइनर बुटीक, और आज उसकी बुटीक एक बड़ा एम्पायर बन चुका था। डिजाइनर कपड़ों का कारोबार उसका इतना फैला था कि इंडिया तक भी उसके डिजाइन के डिमांड थे। यह देखते हुए इंडिया में उस डिजाइनर को इनवाइट किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा डिजाइन इंडिया में उसके डिमांड किया गया था और उसका रिकॉर्ड दर्ज हासिल किया गया, और इसी को देखते हुए उसे अवार्ड देने को इनवाइट किया गया था। तनु यह सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह देव के गले लगते हुए बोली, थैंक यू देव जी, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी इतनी हेल्प की है। शायद ही कोई होता जो अपनी बीवी को उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा पाता, और आज आपने मुझे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा कर भी आप थोड़े से भी एटीट्यूड में नहीं हैं। देव उसको अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अपनी बीवी को ऊंचाई तक पहुंचाने में क्या घमंड, मैं अपनी बीवी को वह खुशी दे रहा हूँ, मुझे उसमें घमंड है कि मेरी बीवी इतना खुश है मुझे। और यह कहते हुए वह उसको अपने गले लगा लिया और बोला, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो? तनु कहने लगी, मैं तो कल भी नाराज़ नहीं थी और आज भी नाराज़ नहीं हूँ, और कॉलेज के टाइम भी नाराज़ नहीं थी। देव उसको बेड पर बैठाते हुए बोला, तो फिर हमारी शादी कॉलेज के टाइम में ही हो चुकी थी। तो फिर अभी वह आगे बोलता कि तनु उसके लिप्स पर अपनी उंगली रख दी और बोली, जो बीत गया उसको याद करने से क्या फ़ायदा, अब आगे बढ़े। 2 दिनों के बाद ही इंडिया की फ़्लाइट है, तो हम कहाँ रुकेंगे? पापा के पास? देव बोला, हाँ क्यों नहीं, या फिर किसी होटल में किसी को बताए बिना पहले अवार्ड लेते हैं और उसके बाद पापा को सरप्राइज़ देंगे। तनु यह सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ यह भी अच्छा आइडिया है। और अभी वह अपनी बातों में खोई हुई थी कि देव उसके ऊपर आ गया और बोला, तनु अब और नहीं, हमारी शादी को 1 साल होने को है। लेकिन तनु उसके गले में बाहें डालकर बोली, लेकिन क्या? अभी वह कुछ बोलती कि देव के लिप्स तनु के लिप्स पर थे और वह उन्हें किस किए जा रहा था। कुछ ही देर में वह दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए। आज तनु और देव एक दूसरे के हो चुके थे। देव खुद में सोच चुका था कि जब तक तनु को इन सारी चीज़ों से दूर नहीं कर देता, जो लोग कह रहे थे उसे, वह पैसे के लिए मेरे पीछे है, यह जाहिल गवार है, इन लोगों का मुंह नहीं बंद करवा दे, तब तक वह जी जान से मेहनत करेगा। आज वह हासिल कर चुका था। आज वह दोनों इंडिया में अवार्ड फंक्शन में शामिल होने वाले थे। वह दोनों सीधे होटल से फंक्शन में आ गए थे। वहाँ इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इनवाइटेड थे। गौरव जी अपनी आंखों में नमी लिए हुए असिस्टेंट से बोल रहे थे, काश मेरा देव होता तो आज वह अवार्ड उसे भी मिलता। लेकिन इतना कहकर वह एक नज़र कल्पना जी को देख करके चुप हो गए। कल्पना जी का दिल भी अंदर से महसूस कर रह गया। वह आज तक एक बार भी न घर पर कॉल किया था और ना ही हाल चाल पूछने की कोशिश किया, और ना ही कहीं से भी पता होने दिया कि वह अब तक कहाँ है। अब कल्पना जी को भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन वह कहे तो किससे कहे। वहीं स्टेज पर एक लड़की बोली, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलिए आज का यह अवार्ड फंक्शन शुरू करते हैं। और आज के अवार्ड फंक्शन जो यहाँ नहीं बल्कि विदेश के डिजाइनर यानी कि बेस्ट डिजाइनर हैं, और पहले अवार्ड उन्हें दिया जाता है तनुदेव ठाकुर को। यह नाम सुनते ही गौरव जी एकदम से टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे, और कल्पना जी भी। दोनों की आंखों में चमक आ गई थी। तभी दरवाजे की तरफ से तनु देव के हाथों में हाथ लिए एंटर करती है। देव के चेहरे पर मुस्कान ही था, वह भी अपने पत्नी के सक्सेसफुल होने का। जैसे ही दोनों स्टेज पर आए तो वह अवार्ड देव की तरफ बढ़ाया गया, लेकिन देव कहने लगा, यह मेरी पत्नी के सक्सेसफुल होने का अवार्ड है और मैं अपनी पत्नी को ही चाहूँगा कि मिले। मिसेस तनुदेव ठाकुर का ही बेस्ट डिजाइन है जो इंडिया में इतना फेमस हो रखा है। यह सुनकर के वहाँ के लोग तालियां और फूलों की बौछार करने लगे। वहीं गौरव जी तिरछी निगाहों से कल्पना जी की तरफ देखते हुए बोले, देखा तुमने मेरे बेटे को उसकी पत्नी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, और तुम क्या कह रही थी कि वह लड़की पैसों के पीछे है, जाहिल गवार है।
तुम सच में निकम्मी हो, खुद तो मेरा साथ नहीं दे पाई और आज वह लड़की मेरे बेटे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे निकल चुकी है। फिर भी मेरे बेटे को घमंड नहीं है और ना ही तनु को। वह चाहती तो मेरे बेटे को छोड़कर जा चुकी होती, लेकिन वह कभी नहीं जाएगी क्योंकि देव और वह एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से ही प्यार करते हैं और उन दोनों की शादी भी हो चुकी है। और उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। क्या पता तुम्हें कि मुझे इन सब चीज़ों की पता नहीं है, मुझे सब खबर रहती है। उनके दोस्तों के बहकावे में देव ने तनु से शादी कर लिया था। यही वजह था कि देव शादी के लिए तैयार नहीं होता था। मैं अगर ना भी कहता तो मेरा बेटा उससे शादी करता। सारा अवार्ड फंक्शन ख़त्म हो गए। उसके बाद गौरव जी अपने बेटे के पास गए और कहने लगे, बेटा घर चलो, तुम्हारा वह घर, तुम्हारे बिना वो घर काटने को दौड़ रहा है। तुम अब संभाल लो बेटा, मेरे घुटने में अब बल नहीं है कि मैं अब इतना बड़ा एम्पायर संभाल पाऊंगा। मैं संभालते संभालते खुद ही। इतना कहते हुए वह रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू देखकर तनु बड़े ही अदब और सलीके से उनके पास आई और पैर छूते हुए कहने लगी, पापा आप ऐसी बातें मत करिए। हम कैसे आए आप ही बताइए। घर में कोई नाराज़ रहे तो यह अच्छी बात नहीं है। हम एक परिवार हैं और अच्छा होगा कि परिवार की तरह मिलकर रहे। तो अभी वह इतना बोली ही थी कि कल्पना जी उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी, तनु मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधी हो चुकी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, मैं समझ नहीं पाई तुम्हें, मुझे माफ़ कर दो। देव गुस्से में बोला, अब माफ़ी की कोई जगह नहीं है यहाँ। आप अपनी किए पर अभी भी शर्मिंदा नहीं हैं। आप तो बस यह मगरमच्छ का आंसू गिराए जा रही हैं। तभी तनु बोली, देव जी आप यह गलत बोल रहे हैं। हमें इस तरह से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। हम भले ही कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन बड़ों के सामने हम बच्चे ही रहेंगे और हमें उन्हें समझना होगा। यह कहते हुए वह कल्पना जी को गले लगा ली और बोली, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं माँ? आप तो कल भी मेरी माँ थी और आज भी माँ हैं। मैं तो बिना माँ की पली बड़ी बेटी हूँ। मैं तो आपके यहाँ रहकर माँ का प्यार पाना चाहती थी, लेकिन इतना कहते हुए वह चुप हो गई। गौरव जी बोले, देखा यह इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन हो गई है, फिर भी यह सारी बातें समझ रही है और तुम्हें माफ़ भी कर दी। तुम नहीं समझ पाई कल्पना, मुझे डिसअपॉइंट किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इन दोनों ने तुम्हें माफ़ कर देना, लेकिन मैं कभी कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। यह बात तुम याद रखना। देव अच्छे से जानता था कि उन दोनों के जाने के बाद में उसके पापा और कल्पना जी में क्या बातें हुई थी। आज तक उसके पापा उसकी माँ से नाराज़ रहे थे। वह गौरव जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, पापा एक ही शर्त पर मैं घर जाऊंगा कि आप माँ को माफ़ कर दें, क्योंकि मेरी तनु के दिल में अब कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। वह माँ को माफ़ कर सकती है तो आप क्यों नहीं। यह सुनते ही कल्पना जी एकदम से अपने ही नज़रों में गिर गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं सही में माँ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अभी वह जाती कि जगदीश जी भी वहाँ आ गए और कहने लगे, आप कहाँ चलती समदन जी? आज तो इतने दिनों के बाद हमारा परिवार कंप्लीट हुआ है, अब आप कहाँ चल दी? फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। हम लोगों को इतना सुनते ही सब लोग हंस पड़े। अर्जुन जब यहाँ से जा रहा था तो जगदीश जी को भी इस शहर से दूर कर दिया और वो वहाँ पर अच्छे से जॉब करने लगे थे। और जब तनु सेटल हो गई तो अपने पापा के लिए अच्छा सा घर दिला चुकी थी अपने ही शहर में, जिस वजह से जगदीश जी अब जॉब नहीं करते थे, बल्कि वह तनु के घर बैठे ही ऑनलाइन मदद किया करते थे डिजाइन बनवाने में। जगदीश जी पहले वह डिजाइनर थे। वही देव तनु से बोला, आज मैं तनु जैसी पत्नी पाकर बहुत खुश हूँ। कुछ ही दिनों में तनु और देव अपना बिजनेस इंडिया में ही सेटल कर लिए और दोनों अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगे। तो यह आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। यहाँ तक आ ही गए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाए प्लीज़। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।